लैंग्वेज जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अगर देखें तो दो लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। कल मैंने आपको बताया था लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, जिसमें आपने मैशिंग लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पढ़ा। तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मैशिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 0 1। कंप्यूटर केवल किसको समझता है? 0 1। असेंबली लैंग्वेज ये इंग्लिश जैसे लैंग्वेज था, जैसे कि दो संख्या को जोड़ना है तो ऐड ए बी, अगर घटाना है तो सब ए, मल्टीप्लाई करना है तो आपका इसमें आता था इस तरह के छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, थोड़ा सा इजी होता। इसे लो लेवल लैंग्वेज में, मैशिंग लैंग्वेज थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता था इंस्ट्रक्शन देना। असेंबली लैंग्वेज बनाया गया, इसमें थोड़ा सा सिंपलेस्ट आया था। लेकिन याद रखिए कि लो लेवल लैंग्वेज जो है ये मशीन डिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित होना। जिस किसी के लिए बनाया, जिस पे इसको बनाया गया और जिसके लिए बनाया गया ये उसी पे काम करेगा, दूसरे किसी पे ये काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं हाई लेवल। ये तो रिकैप था आपका कल के क्लास का। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करो तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मैसेज इंडिपेंडेंट है, और इसको बनाने के पीछे एक चीज ध्यान में रखा गया था, वो था आपका कि इसमें जो है ध्यान में जो रखा था पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखा। उसको जो बनाया गया था उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं था। उसकी सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी क्या? डिपेंडेंसी थी। इसको इंडिपेंडेंट बनाया, यानी पोर्टेबिलिटी बनेगा किसी सिस्टम पे और रन अदर सिस्टम पे भी कर सकता है। इसी को ध्यान में रख के हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो उसमें आपका फॉर एग्जांपल फॉर्ट्रन आता था। फॉर्ट्रन ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए यूज होता था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हुआ करता था। कोबॉल आया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज था, और उससे पर्पस से ये आया था। बेसिक आया था, पास्कल था, एक्सेट्रा, ये सारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है प्रोग्राम को, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं इसको? और इसके बीच में होता है आपका ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट कोड कौन सा? ऑब्जेक्ट कोड इसे कहते हैं जो कंप्यूटर की भाषा यानी कि 0 1 में कन्वर्ट करेगा। हम जो कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं वो करते हैं सोर्स कोड में, यानी ह्यूमन लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर समझता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, इसको बोलते हैं मैशिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? मैशिंग लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 0 और 1। यहाँ पे जो फाइल होती है वो .obj के नाम से होती है या .o के नाम से भी होती है। और यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज को बनाओगे, अगर C में बनाते हो तो .c के नाम से आएगा। बीच में ट्रांसलेटर आता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ये क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड के बाद जो होता है कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि डेवलपमेंट में कैसे लिंकर काम करता है, कैसे वो लिंक करता है, कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल करता है, वो बाद में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप जो देख रहे हैं, तो जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं तो सोचते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है कि प्रोग्रामिंग जो बेसिक स्टार्ट करते हैं तो सी लैंग्वेज के बाद या किसी भी कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब लोग उसी के बारे में सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल जो है आपका वो है आपका क्या? मैशिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की भाषा है। असेंबली लैंग्वेज जो थोड़ा इंग्लिश टाइप का है, और यहाँ पे क्या 0 1 में रहता है। असेंबली में आपका थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का रहता है। असेंबली लैंग्वेज को मैशिंग लैंग्वेज में समझाने के लिए हमें जिस ट्रांसलेटर की अनुवादक की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं इसको? असेंबलर। क्या बोलते हैं इसको? असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मैशिंग लैंग्वेज में समझाने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। वहीं पे हाई लेवल लैंग्वेज को मैशिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें
कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। दोनों का काम एक ही होता है, पर दोनों के काम करने के तरीके में अंतर होता है। ये क्या करता है, एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में गिवन कर देता है या फिर कंपाइल करके चेक करके आपको कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन क्या करता है, लाइन बाय लाइन ये चेक करता है। अगर बीच में किसी भी लाइन में आपको अगर एरर आ गया तो वो पहले मैसेज देगा। ये क्या करता है, ओवरऑल प्रोग्राम को चेक करने के बाद किस लाइन में आपको एरर है वो दे देगा, फिर आप डिबग कीजिए। डिबग के बारे में आगे मैं बात करता हूँ, डिबग क्या है। तो सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा गया कि सी कैसा लैंग्वेज है तो सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आता। ओके, इसके बारे में आप C++, C# ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसमें आपको क्लास सीखना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में जान रहे हैं लोग, तो इतिहास के बारे में जानते हैं कि सी का इतिहास कितना पुराना है। तो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है सी को, तो बनाया गया 1972 में AT&T में। इसके बनाने के पीछे भी कई सारे पहले भी प्रोग्राम बने। तो कोबोल और फोर्ट्रैन आते थे स्पेशल पर्पस से, तो कमर्शियल पर्पस से बनाया गया था कोबोल और फोर्ट्रैन बनाया गया था फॉर्मूला ट्रांसलेटर साइंटिफिक पर्पस से बनाया गया था। तो ये अलग अलग था, यानी कि बिजनेस के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि अलग अलग ना होके बल्कि कंबाइंड जनरल पर्पस सब चीज। तो बनाया गया एल्गो 60, ये जनरल पर्पस का था, लेकिन इतना ज्यादा जनरल था, इतना ज्यादा मतलब सिंपलिसिटी इसकी मतलब आप कह सकते हो ज्यादा ये ग्रोथ नहीं हुआ, प्रचलित नहीं हुआ उसको। फिर आया CPL आया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया। ये कॉम्प्लेक्स सी आया, ये सिंपल आ गया था, जनरल आ गया था। ये थोड़ा लोग सोचा कि इसको बेहतर कर दे तो ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, ना तो ये सीखने के लिए बढ़िया बना और ना तो ये आपका प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा है, तो ज्यादा जटिल प्रोग्राम हो। फिर क्या किया कि मार्टिन रिचर्ड जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, इन्होंने क्या किया कि CPL के फीचर को थोड़ा कम कर दिया और बनाया इन्होंने बेसिक कमांड प्रोग्रामिंग। तो BCPL बना इसका। तो BCPL क्या हुआ, ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया, एक हुआ अति हो गया यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरा इसका फीचर्स को कम किया तो क्या हुआ, ये ज्यादा ही जनरल हो गया, टू जनरल हो गया, टू एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि फिर एक कैट थॉमसन ने क्या किया, 80 लैब्स में फिर एक और लैंग्वेज बनाया, बी लैंग्वेज। कौन सा बना, बी लैंग्वेज। ये भी प्रचलित नहीं हुआ, ये भी कुछ ज्यादा ही जनरल हो गया, जनरल पर्पस हो गया, कुछ ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। तो डेनिस रिची ने क्या किया, इन सब का जो है कंबाइन कर दिया और कुछ चीजें इन्होंने अपने से ऐड करके उस सी लैंग्वेज को डेवलप किया। ऐसा बात है, सी लैंग्वेज इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, ये आपका स्पेसिफिक था और समझने में आपका सिंपलिसिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी समझने में आसान होता है, कोड करने में भी आसान होता है, तो इसकी पावर बहुत है। तो ये फीचर होता है कि सी लैंग्वेज जो वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके अंदर जो है पावर लो लेवल लैंग्वेज की है और सिंपलिसिटी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया गया था, बाद में फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी पे दोबारा बनाया गया, सी पे ही बनाया गया। सी बना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे और दोबारा फिर सी का इस्तेमाल करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा बनाया गया और ये बनाया गया था आपका डेक PDP 11 नाम के सिस्टम पे। डेक PDP 11 नाम के सिस्टम पे बनाया गया था, यूनिक्स के साथ आया था सी। ओके, तो ये तो था सी का छोटा सा। तो अब इसमें आपका था कि ट्रांसलेटर आपका क्लियर हो गया कि ट्रांसलेटर आपका 3 प्रकार का होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ओके, सोर्स कोड .c में आप रखते हैं, जब प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं आप लोग तो .c में यहाँ जो लिखते हो आप स्टार्टिंग में सेव कर दो फाइल को, क्या करते हो सोर्स कोड में यानी कि .c में। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट कोड, जब आपका कंपाइल करते हो तो बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट कोड .obj रहता है या .o रहता है। तो c.c से .obj में आपको कन्वर्ट करने वाला कौन है, ट्रांसलेटर। अब बीच में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको क्या करते हैं, एरर आ जाए तो इसको बोला जाता है बग। क्या बोला जाता है,
बग्स। तो जब बग्स आता है तो बग्स कई प्रकार के आ सकते हैं। सेमेंटिक एरर हो सकता है, सिंथेटिक एरर हो सकता है, रन टाइम एरर हो सकता है, लिंकर एरर हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा कि एरर कितने प्रकार का होता है। फिलहाल जान लीजिए कि जैसे आपका एक ये बग्स होता है तो एरर को ढूंढ के सही करना, जब सोर्स कोड में आपका ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में आता है एरर्स, तो वो ट्रांसलेटर दिखा देता है। कौन दिखाएगा? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सेंडर बता देगा कि कहाँ पे बग है। अगर कंपाइलर रहेगा तो इंटायर प्रोग्राम को वो सर्च करेगा, जहाँ जहाँ गलती रहेगा वो आपको बता देगा। याद रखिएगा, रन टाइम एरर आपको पकड़ में नहीं आता, लॉजिकल एरर आपको पकड़ में नहीं आता है कंपाइल के दौरान। वो आपको रिजल्ट जब आप देखते हो रन करा के ना, उसी टाइम में आपको पता चलेगा कि ये कौन सा एरर है। लेकिन आपका जो है सिंटैक्स एरर हो या स्टैटिक एरर हो या लिंकर एरर हो, तो लिंक करने के दौरान पता चल जाता है कि ये एरर कहाँ है। तो एरर को ढूंढ के सही करने की प्रक्रिया को बोलते हैं, बग्स को ढूंढ के सुधारने की प्रक्रिया को बोलते हैं डीबग। क्या बोलते हैं? डीबगिंग। ओके, तो प्रॉब्लम को ढूंढ कर सॉल्व करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डीबग। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे क्या बताएंगे कि कौन से कैरेक्टर